जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के बारे में चर्चा। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत में 5 प्रकार की समितियां होती हैं। सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण तथा विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, कृषि राजस्व एवं वन समिति और ग्राम गौठान समितियां। ये समिति क्या चीज है, क्या कार्य करती है, आप इसको आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सी समिति का कार्य क्या है, या फिर इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, या फिर इसके सचिव कौन हो सकते हैं, और कौन कौन व्यक्ति है जो इन समितियों का सदस्य बन सकता है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पूरी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि समिति क्या चीज है। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि समिति क्या होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण क्या दे रहा हूँ, ये देखिए। मान लेते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है विधानसभा, और इस विधानसभा में एक होता है सीएम। ठीक है, अब इस सीएम के नीचे बहुत सारे विभाग बटे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे विभाग बटे होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया, पंचायत विभाग हो गया, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग हो गया, और बहुत सारे विभाग बटे हैं। तो इन विभाग का काम क्या होता है, ये अपना राय या प्रस्ताव सीएम के पास भेजते हैं, और सीएम जो है उसको विधानसभा में पारित कराता है। इसका काम ये हो गया। जस्ट लाइक ग्राम पंचायत में क्या होता है, ये ग्राम पंचायत में आपका हो जाएगा सरपंच। ठीक है, अब इस सरपंच के नीचे बहुत सारे विषयों के लिए एक समिति बना दी गई है। जैसे वन समिति देखेंगे, सामान्य प्रशासन समिति देखेंगे, शिक्षा समिति देखेंगे। तो ये समितियों में जो अनुमोदन या जो प्रस्ताव होता है, इसको ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाता है, और ये ग्राम पंचायत बाद में इसको ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन कराती है। इस प्रकार से समितियां बनाई जाती है, और ये समितियों का कार्य है। ठीक है, क्या है ये समितियों का कार्य है। कई बार इस समिति को ना अधिकरण के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दिया गया कि अधिकरण क्या चीज है, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अधिकरण क्या चीज है। ठीक है, तो हम समितियों को क्या कहेंगे, समितियों को अधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में अधिकतम कितनी समितियां हो सकती है। तो ग्राम पंचायत में अलग अलग क्षेत्रों के लिए 5 समिति होगी, 5 से अधिक नहीं होगी। पहला प्रश्न तो आपके यहीं से बनेगा कि ग्राम पंचायत स्तर में स्थायी समितियों की संख्या क्या होती है। तो 5 से अधिक समितियां नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब इस समितियों का कार्य क्या होगा। तो ग्राम पंचायत इसको सौंपेगी कार्य कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, और कुछ जो नियम में है वो काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि समिति ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होगी। अब देखिए, मान लेते हैं यदि कोई समिति बन गया है, खेल समिति, शिक्षा समिति, तो वो स्वतंत्र नहीं है ना। वो स्वतंत्र कोई भी डिसीजन लेने के लिए नहीं है। उसका काम केवल और केवल प्रस्ताव करना है अच्छे अच्छे कार्यों का, जो जनहित के लिए हो। ग्राम पंचायत के समक्ष वो प्रस्ताव कर सकती है। ठीक है, अब इन समितियों का सदस्य कौन होगा। तो अब इन समितियों का सदस्य कौन होता है, तो पंच लोग होते हैं, जो आपके ग्राम पंचायत के जो वार्ड मेंबर हैं, सरपंच और पंच। ठीक है, तो यही लोग समिति के सदस्य बनते हैं। मेनली आपको देखा जाए तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये पंचायत के पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई एक पंच है, ये एक पंच हो गया, मान लेते इसका नाम राम है। तो ये कितने समिति का सदस्य बन सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में तो 5 समिति है। तो ये जो राम है अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। क्या कहा मैंने, अधिकतम 2 समिति का, ये जो राम नाम का जो पंच है वो 2 समिति का सदस्य बन सकता है। अगर वो कुछ विशेष विषय जानता होगा तो वो अन्य समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन केवल विषय विशेषज्ञ के रूप में। किसी भी प्रकार का मत नहीं देगा, केवल जाएगा और अपनी राय प्रकट करेगा, क्योंकि इसमें भी मत देना अनिवार्य होता है ना, तो ये मत नहीं दे पाएगा। मैंने क्या कहा, समझ में आया। ग्राम पंचायत की 5 समितियां बनेंगी। जो समिति है वो ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगी। ठीक है, और ये समितियां जो है ना, किससे बन के बनती है, आपस में पंच लोग से ही मिलके बनेगी। ठीक है, और एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, यदि समिति को लगता है कि कोई विशेष शासकीय अधिकारी को अगर उनको उपयोग में लेना है, या फिर उनकी सहयोग लेना है, तो वो सरकारी कर्मचारी, जैसे गांव में कौन कौन रहते हैं, आपके पटवारी हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है,
टीचर वगैरह हैं, है ना, तो वो समिति के इन लोगों को रखा जा सकता है, शासकीय अधिकारियों को मार्गदर्शन लेने के लिए या फिर नियम कानून के जानकारी के लिए। ठीक है, और इसमें जो नामांकित निःशक्त व्यक्ति भी समिति का सदस्य बन सकता है। अब देखते हैं कि प्रत्येक समिति में, हाँ देखो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होंगे। जैसे हमारे 5 समिति हमने बताया ना, 1 2 3 4 5 समिति के मैंने नाम बताया है, तो उस 5 समिति में अधिकतम 4 सदस्य होंगे और एक व्यक्ति 2 समिति का सदस्य हो सकता है। तो देखिए कई बार प्रश्न आपको घुमा फिरा के ही पूछा जाएगा, एक समिति में अधिकतम 4 सदस्य हो सकता है और एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है। जैसे राम है तो राम यहाँ भी हो सकता है और राम यहाँ भी हो सकता है। उसी प्रकार के और जो पंच होंगे, लेकिन वो अधिकतम कितने का हो सकता है, 2 समिति का, और एक समिति में 4 सदस्य ही हो सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं पहला समिति, सामान्य प्रशासन समिति। क्या समिति? सामान्य प्रशासन समिति। तो इसका कार्य क्या होगा? सामान्य प्रशासन का गांव में प्रशासन की स्थापना करना। ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि उस समिति का कार्य क्या है? निर्माण कार्य का अनुमोदन करना, बजट, लेखा, कराधान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वे जो अन्य को आवंटित नहीं हुआ हो। जैसे सेम जैसे लिखा रहता है ना, जो भी मंत्री वगैरह है कि ये मंत्री ये देखेगा वो देखेगा, और सीएम के पास वो सभी काम रहते हैं जो अन्य किसी को आवंटित ना हो। सेम सामान्य प्रशासन समिति के पास, ठीक है, वो सभी कार्य होगा जो अन्य को आवंटित ना हुआ हो। साथ साथ जो निर्माण है, निर्माण का अनुमोदन करना, बजट, लेखा, कराधान, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, ये सब सामान्य समिति के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, सामान्य समिति के नियंत्रण में रहते हैं। अब इसके सभापति कौन होंगे? तो सामान्य समिति के जो सभापति होते हैं वो सरपंच महोदय होते हैं। सभापति का मतलब है ना, सभापति का मतलब होता है कि वो समिति की अध्यक्षता कौन करता है या फिर बैठक आहूत कौन करता है, तो वो सरपंच करेगा। और सचिव कौन होगा? सचिव मतलब उस समिति का जो लेखा जोखा देखेगा, जो कार्यवाही विवरण लिखेगा, वो कौन होगा? तो संबंधित ग्राम पंचायत का जो सचिव है, ठीक है, संबंधित ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होता है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा आ जाता है अगला समिति। हाँ, आपको धारा याद करना तो धारा देख लीजिए, ये धारा 46 के अंतर्गत है। धारा 46 में लिखा है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। तो पहला समिति हमने देख लिया, सामान्य प्रशासन समिति। अब अगला समिति देखते हैं, निर्माण तथा विकास समिति। ये दूसरा समिति है, ये तीसरा समिति है। पहला समिति कौन सा था? पहला समिति है, दूसरा समिति। अब देखते हैं निर्माण तथा विकास समिति। तो इसका कार्य क्या है? तो सभी निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण, याद रखिएगा ऊपर हमने सामान्य प्रशासन में क्या पढ़ा है, निर्माण कार्य का जो अनुमोदन है वो सामान्य प्रशासन समिति करेगी, लेकिन निर्माण कार्य का जो पर्यवेक्षण है, मतलब उसका जो निरीक्षण है, देख रेख है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सभी कार्य निर्माण तथा विकास समिति का है। ठीक है, संचार में सुधार, ग्राम कुटीर उद्योग या खाद्य उद्योग, पार्क बनाना, ग्राम विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ये सभी कार्य निर्माण तथा विकास समिति है। यहाँ से आपको स्पष्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि निर्माण तथा विकास समिति के कार्य क्या होंगे? तो सभी निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करना, संचार में सुधार करना, और ग्राम कुटीर तथा खाद्य उद्योग, पार्क बनाना, ग्राम विद्युतीकरण करना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, ये सब चीज किसका काम है? निर्माण तथा विकास समिति का है। अब इसे पकड़ सकते हैं, जैसे निर्माण और विकास लिखे, तो देखिए सभी निर्माण का पर्यवेक्षण, संचार मतलब विकास हो गया, जितना भी कुटीर उद्योग है, ग्राम उद्योग है, इसमें कहीं ना कहीं विकास होता है। पार्क एक विकास, जैसे अगर गांव का विकास करना है तो आपको पार्क बनाना पड़ेगा। ग्राम विद्युतीकरण मतलब गांव में बिजली ला के आप विकास कर सकते हैं गांव का। इस प्रकार से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। अब इस समिति का सभापति कौन होगा? तो उप सरपंच होगा। और सचिव कौन होगा? ग्राम पंचायत का सचिव। अभी तक हमने क्या देखा, जो ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो सामान्य प्रशासन का भी सचिव है और निर्माण तथा विकास का भी सचिव है। बस सामान्य प्रशासन में जो सभापति होते हैं वो सरपंच होते हैं, और निर्माण तथा विकास समिति का जो सभापति है वो उप सरपंच कहलाता है। अब देखते हैं तीसरा समिति के बारे में। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। देखिए इतना लंबा नाम है ना, अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति ग्राम के विद्यालय, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी,
का नियंत्रण, देखिए अभी शिक्षा से सीधा नियंत्रण हो गया ना, जैसे विद्यालय हो गया, आंगनबाड़ी है, बालवाड़ी है, का नियंत्रण कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ये शिक्षा के पास जाएगा, इनका नियंत्रण करना और परीक्षण करना। उसके बाद आपका जो पेंशन है, टीकाकरण है, परिवार नियोजन है, स्वास्थ्य कल्याण कार्य है, यहाँ से आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये स्वास्थ्य से आपको टच कर सकते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं कि जो टीकाकरण का कार्य है, परिवार नियोजन का कार्य है, स्वास्थ्य कल्याण कार्य है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बताता है। उसके बाद लिखा है समाज कल्याण, तो समाज कल्याण के कार्य क्या हो जाएगा, पिछड़ी जाति के जो भी लोग हैं या के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाना है, महिला बाल विकास का कार्यक्रम चलाना है, तो ये सब आपके समाज कल्याण में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सभापति कौन होंगे, तो इसमें जो 4 सदस्य होंगे ना, हमने देखा है कि प्रत्येक में 4 सदस्य होंगे, तो इन्हीं 4 में से किसी भी एक को आप क्या बना सकते हो, सभापति। देखिए सभापति कौन होगा, स्वयं में से कोई एक। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति का सभापति कौन होगा, इसी 4 व्यक्ति में से किसी एक को बनाया जा सकता है। और सचिव कौन हो सकता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकती है, ईडीओ या फिर एएनएम जो महिला होती है ना, एएनएम या ईडीओ या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो इनको किसी भी एक को सचिव बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं चौथा समिति कौन सा है। चौथा समिति है आपका कृषि, राजस्व और वन समिति, कृषि, राजस्व तथा वन समिति। तो इसका कार्य क्या होगा, कृषि भूमि का विकास करना, संवर्धन करना, बीज, उद्यानिकी, डेयरी है ना, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, राजस्व संबंधी, यहाँ पे लिखा है ना राजस्व, तो राजस्व संबंधी कार्य, वन संबंधी कार्य, और सभापति स्वयं में से कोई एक होगा। इसमें भी क्या होगा, देखिए कार्य मेनली आपको पूछा जाएगा तो कृषि भूमि का विकास करना या संवर्धन करना, बीज, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, राजस्व संबंधी जो भी कार्य होगा या वन संबंधी जो भी कार्य होगा, ये इसी समिति के द्वारा नियंत्रण या फिर देखा जाएगा। अब इसके सभापति वही होंगे जो 4 सदस्य होंगे, उसमें से किसी एक को बना दिया जाएगा। और इसके सचिव कौन हो सकते हैं, तो किसी विस्तार अधिकारी हो सकता है, सहायक पशु चिकित्सा हो सकता है, पटवारी या फिर वन रक्षक। कैसे याद करेंगे, ये देखिए यह कृषि लिखा है ना, तो कृषि विस्तार अधिकारी इसका सचिव हो सकता है, या सहायक पशु चिकित्सा है ना, ये हो सकता है, या पटवारी या फिर वन रक्षक, इनमें से कोई भी एक सचिव बन सकता है। अब हम देखते हैं 5वां समिति के बारे में, तो ये है ग्राम गौठान समिति। ठीक है, पशुओं के संवर्धन के लिए ग्राम गौठान का निर्माण किया जाता है। इस समिति में शासन के आदेश पर एक अधिक सदस्य हो सकता है। ये जब कांग्रेस का सरकार आया था तो नरवा गरवा जो योजना लाया था, उस समय प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान बनाया गया था, तो पंचायती राज में संशोधन करके इस ग्राम गौठान समिति को बनाया गया था, है ना। तो पशुओं के संवर्धन के लिए गौठान बनाना, और इसके समिति के शासन के आदेश पर एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, और इसका सभापति स्वयं में से किसी एक को बनाया जाएगा। अब देखते हैं सम्मेलन, मतलब इन सब का बैठक, हम सभी समिति के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सम्मेलन चाहे वो कोई भी समिति हो, इन 5 में से जो समिति की बैठक कब होता है, तो देखिए समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होता है। प्रत्येक माह में पंचायत के मुख्यालय पर हो सकता है या फिर अन्य स्थान पर भी हो सकता है। बैठक की सूचना 3 दिन पहले सभी को दी जाएगी। मतलब देखिए एक समिति में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब इनमें से कोई एक सभापति होगा, वो बैठक की सूचना दे देगा किन्हीं विशेष 3 को, तो 3 दिन पहले देना है सूचना। ठीक है, बाकी समिति का समय एक साथ ना हो, जैसे कहने का मतलब जैसे हमारे पास 5 समिति है और 5 समिति में सभी समिति का बैठक एक समय ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति 2 समिति का सदस्य होता है, तो जो समय है वो क्लैश ना हो, अलग अलग समय में आवश्यकता अनुसार रखा जा सकता है। गणपूर्ति मतलब कितने लोगों के आने से बैठक स्टार्ट किया जा सकता है, तो आधा, मतलब 50%। देखिए 4 तो रहता ही है, इस 4 में यदि 2 भी उपस्थित हो गया तो कार्रवाई चालू हो जाएगी। गणपूर्ति नहीं होने पर अगला तारीख दे दिया जाएगा। ठीक है, गणपूर्ति नहीं होने पर अगला तारीख दे दिया जाएगा। उसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं है ना, जैसे मतलब अगला गणपूर्ति के लिए गणपूर्ति नहीं हुआ और अगला तारीख दे दिया, तो अगले तारीख के लिए तो गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो हमने पहले भी देखा है, लेकिन नया विषय नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे पहले हमने देखते हैं उसी पैटर्न में काम कर रहा है। बहुमत से विनिश्चय होगा। ठीक है, मतलब जैसे 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं यही लोग आपस में बहुमत देंगे भाई कि हम इस प्रस्ताव को सब ग्राम पंचायत में भेजें ना भेजें, पास करें ना करें, तो ये बहुमत से होगा। अगर 4 है तो इसका बहुमत कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 4 में से 3 व्यक्ति इसके पक्ष में होना चाहिए, तभी किसी कोई भी प्रस्ताव को ग्राम पंचायत में रखा जाता है।
मामला एक से अधिक समिति का है तो विनिश्चय तो ग्राम पंचायत में रखा जाए। कहने का मतलब यदि कोई भी एक विषय हो गया, यदि वो 2 समिति से रिलेटेड है, मान लेते हैं अगर कोई विषय ऐसा आ गया जो 2 समितियों के मध्य आके फंस रहा है या फिर दोनों समिति उसमें अपना अधिकार दिखा रही है, तो ये मामला ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा और वहां उसका निर्णय होगा। इसका लिखा जाएगा कार्यवाही विवरण किसके द्वारा, सचिव के द्वारा। कार्यवाही ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। कहने का मतलब वही है, यदि कोई समिति है, वन समिति या शिक्षा समिति, कोई भी प्रस्ताव पारित करने के बाद उस प्रस्ताव को ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा और ग्राम पंचायत उसमें अंतिम विनिश्चय करेगा। चाहे तो ग्राम पंचायत उसको मान सकता है या फिर नहीं भी मान सकता है, इसके लिए ग्राम पंचायत बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में। स्थायी समिति के बारे में इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, स्थायी समिति में आपको इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा स्थायी समिति में। और स्थायी समिति में अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं केवल कार्य से, कि कोई भी समिति का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कृषि, राजस्व और वन समिति, इसके कार्य निम्नलिखित में से है या नहीं है, जो भी है प्रश्न के अनुसार उसको आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे कि जिला जनपद की स्थायी समितियाँ किस प्रकार से होती है और उसके कार्य कैसे होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।